नमस्कार। कैसे हैं आप? ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा और इस वीडियो से हम लोग एक पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट के ऊपर। प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट सेक्टर के जो जितने भी प्रोक्योरमेंट होते हैं, चाहे वो स्टेट हो, सेंट्रल हो, पीएसयू हो, उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है, आप इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं आएगी आगे की वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले इस पर अपन बात करते हैं ई प्रोक्योरमेंट। ई प्रोक्योरमेंट जो भी गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या एमएनसी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू हो, उनके अंदर जो भी खरीदारी होती है, चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो या कुछ उनके अंदर जो काम होते हैं, वर्क्स होने हैं, ये सारे के सारे आपके ऑनलाइन मोड में प्रोक्योरमेंट के जरिए ही होते हैं। पहले कुछ कोटेशन बेसिस पे भी होते थे, अभी भी जो छोटी खरीदारियां हैं वो कोटेशन बेसिस पे हो जाती हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल हम प्रोक्योरमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। अब प्रोक्योरमेंट में अब जाहिर सी बात है कि प्रोक्योरमेंट है तो उसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक तो बायर और एक सप्लायर। बायर से मेरा मतलब है डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एमएनसी, पीएसयू, जिनको सर्विस चाहिए। और सेलर से मतलब वो हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर, आम बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग ठेकेदार भी बोलते हैं, वेंडर बोल सकते हैं। तो एक तो आपका बायर हो गया यानी डिपार्टमेंट, और एक हो गया सेलर यानी वेंडर, कॉन्ट्रैक्टर, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है, हम जैसे कि हमारे ऑफिस में जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या जो भी वर्क होना है, तो उसके लिए पहले एक हमको लेआउट तैयार करना होता है। उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो सारी चीज़ ड्राफ्टिंग होती हैं। जो टेंडर कमेटी होती हैं डिपार्टमेंट में, जो टेंडर कमेटी होती है वो डिसाइड करती हैं। टेंडर कमेटी के सजेशन पे टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। टेंडर डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर हो गया, उसमें क्या है कि स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। हर भारत सरकार की भी स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी है, कुछ डिपार्टमेंट का अपना खुद का भी होता है। जैसा कि पीएसयू में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, एनटीपीसी, ये लोग का अलग से भी अपना प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। तो उस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत सबसे पहले तो एनआईटी यानी आरएफपी या टेंडर डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। तो टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार होता है। टेंडर डॉक्यूमेंट जब तैयार हो गया तो उसमें उसके बाद आता है कि क्या काम होना है, उसके शेड्यूल्स ऑफ रेट, एसओआर, ये सारी चीज़ उसके अंदर मेंशन होता है। अब बायर ने जैसा कि टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, अब उनको वो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग चाहिए यानी वेंडर चाहिए। अब वेंडर चाहिए तो उनके पास दो रास्ते हो सकते हैं। या तो उनके पास ऑलरेडी वेंडर हो, उनको बोल दे कि भाई हमारे प्रोक्योरमेंट हो रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें, या फिर ओपन टेंडर कर सकते हैं। तो वो पॉलिसी के तहत डिसाइड होता है कि ये जो टेंडर है ये ओपन होना है या लिमिटेड होना है। लिमिटेड मतलब कि जिनको वो चाहें उनको ही इनवाइट कर सकते हैं। यानी पहले मान लीजिए किसी ने कोई सर्विस उनको दिया हो और उनको सर्विस पसंद आई हो, तो उससे उस सर्विस को देने वाले जो भी वेंडर हैं उन सबको इनवाइट कर सकते हैं उस टेंडर के लिए। तो ये टेंडर क्या कहलाता है? लिमिटेड टेंडर कहलाता है। ओपन टेंडर में क्या होता है कि उनको इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ओपन और लिमिटेड डिपार्टमेंट कैसे डिसाइड करेगा, यानी वो इनवाइट कैसे करेगा? तो उसके लिए होता क्या है कि जैसे ही प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे आपकी आईडी बनती है, वैसे ही प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे आपके वेंडर यानी आपके सप्लायर की भी आईडी बनती है। और जब आप टेंडर पब्लिश करते हैं तो उस समय ये ऑप्शन आता है कि आप क्या है टेंडर ओपन करना चाहते हैं या लिमिटेड करना चाहते हैं। अगर आप टेंडर लिमिटेड करना चाहते हैं तो वो पूछेगा कि इसमें कौन कौन वेंडर को आप पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं। तो आप उसमें उनके यूजर आईडी से या कीवर्ड से या कैटेगरी से सर्च कर सकते हैं। उनको सेलेक्ट करके आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनको मेल चला जाता है, मैसेज चला जाता है और फिर वो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। वो अगले वीडियो में हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे बात हो रही है ई प्रोक्योरमेंट में एक तो बायर हो गया, एक सप्लायर हो गया। बायर ने टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया। टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद जो भी उसका प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, प्रोक्योरमेंट पोर्टल मान लीजिए कि वैसे होता है कि सड़क, अब आपको गाड़ी चलानी है तो उसके लिए सड़क की ज़रूरी होती है, सड़क चाहिए। तो सबसे पहले अब आपके पास टेंडर डॉक्यूमेंट तो है, यानी गाड़ी तो है, गाड़ी में आप बैठ भी गए हैं, यानी टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, गाड़ी में बैठ गए, लेकिन गाड़ी जाएगी कहाँ? उसके लिए सड़क की ज़रूरत होगी। तो
अब गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी खरीद के सड़क नहीं बनाएंगे, पहले सड़क बनाएंगे फिर गाड़ी खरीदेंगे। यानी आपको अगर टेंडर पब्लिश करना है तो सबसे पहले आपको प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो जो भी प्रोक्योरमेंट पोर्टल है वहाँ पे आप अपना यूजर आईडी क्रिएट कर लिए। यूजर आईडी क्रिएट जब करते हैं तो उसमें आपको एक डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। डिजिटल सिग्नेचर एक PKI बेस USB टोकन होता है जिसमें आपका सर्टिफिकेट लॉगिन होता है, उसकी मदद से ही आप लॉगिन कर पाते हैं। यही बात आपके वेंडर पे भी लागू है। अगर वो वेंडर आपका पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके पास भी डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। अब ये डिजिटल सिग्नेचर क्या चीज़ होती है? डिजिटल सिग्नेचर एक आपका अथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट, अथेंटिकेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि आपके USB PKI बेस जो USB होते हैं उसके अंदर स्टोर होता है। आप कहीं से भी इसको इशू करा सकते हैं, आप इसके लिए गूगल भी कर सकते हैं। भारत सरकार ने कुछ कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए हुए हैं जिसको CCA बोलते हैं, सर्टिफिकेट कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने कुछ कंपनियों को, जैसे मुद्रा, वीजा, एनकोड वगैरह कुछ कंपनियां हैं जो डिजिटल सिग्नेचर इशू करती हैं। तो आपको टेंडर पब्लिश करना या टेंडर में पार्टिसिपेट करने से पहले का ये स्टेप ये है कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। अब आपके पास डिजिटल सिग्नेचर भी हो गया, आपने प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कर लिया एज अ सेलर यानी एज अ डिपार्टमेंट, और आपका वेंडर भी रजिस्टर्ड हो गया है एज अ सप्लायर। आपने टेंडर पब्लिश कर दिया। अब वो वेंडर, अब यहाँ पे आपका काम हो जाता है ख़त्म। अब आपको वेट करना है। जैसे आप मान लीजिए आज के डेट में आपने टेंडर पब्लिश किया और इसकी लास्ट डेट आपने रख दिया कि 25 मार्च को ये टेंडर क्लोज हो जाएगा, यानी 25 मार्च तक लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपके वेंडर के पास टाइम बच गया 10 दिन 15 दिन, जो भी टाइम बच गया। अब उसके दरमियान वो कभी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वेंडर ऑफिस आवर में ही पार्टिसिपेट करे, वो कभी भी कर सकता है, बशर्ते उसके पास इंटरनेट होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे उसकी आईडी बनी होनी चाहिए और उसके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। आपने टेंडर पब्लिश कर लिया, अब आपको वेंडर को पार्टिसिपेट करना है। तो वेंडर सबसे पहले क्या करेगा, प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे जाएगा, वहाँ पे लॉगिन करेगा। अगर लॉगिन उसकी बनी हुई है, नहीं बनी है तो सबसे पहले जब वेंडर रजिस्टर्ड होगा, डिजिटल सिग्नेचर मैप करेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वो टेंडर डॉक्यूमेंट वहाँ से डाउनलोड करेंगे। टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद उसके सारे नॉर्म्स को वो पढ़ लेंगे भली भांति। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी आपने NIT में एनेक्चर दिए हुए हैं, एफिडेविट दिए हुए हैं या जो भी हैं, उस पर सब पे सील साइन करने के बाद, स्कैन करने के बाद उस पोर्टल पे उसको अपलोड करना होगा। उसमें 2 चीज़ और आती हैं, एक आता है टेंडर फी और एक आता है EMD। अब ये 2 टर्म्स यहाँ पे समझना जरूरी है। टेंडर फी क्या होता है कि हर एक टेंडर डॉक्यूमेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है अमाउंट का। जैसे कि पहले जब ऑफलाइन टेंडर होता था तो डिपार्टमेंट से जब हम जाते थे या एज अ सेलर, एज अ वेंडर उनके पास जाता था टेंडर डॉक्यूमेंट के लिए, तो कुछ अमाउंट वो डिपॉजिट करने के लिए बोलते थे। अब ऑनलाइन मोड है तो यहाँ पे टेंडर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए तो निःशुल्क है, लेकिन डिपार्टमेंट को कुछ रेवेन्यू के लिए कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट की फीस निर्धारित की हुई है। तो टेंडर डॉक्यूमेंट आपको DD के मोड में, ऑनलाइन मोड में जैसा भी उन्होंने मांगा है वैसा देना होता है। वो टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि आपको टेंडर डॉक्यूमेंट फी कैसे पे करना है। आपने टेंडर डॉक्यूमेंट फी दे दिया, उसके बाद आप उसमें चेक कीजिए कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कितना है। जनरली 1% या 2% या आधा % होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट पे वेरी करता है। अब आपने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी चेक कर लिया, तो सबसे पहले आप टेंडर में आपने वेंडर पोर्टल में जाकर के आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपने टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया। डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद आपने टेंडर डॉक्यूमेंट फी चेक किया, उसको पे कर दिया। उसके बाद आपने अर्नेस्ट मनी देखा कितना है, उसको भी आपने पे किया। अब अर्नेस्ट मनी हो गया, टेंडर डॉक्यूमेंट फी हो गया। उसके बाद एक पार्ट आता है प्रोसेसिंग फ़ी। अब ये प्रोसेसिंग फ़ी क्या है? प्रोसेसिंग फ़ी मतलब ये ऐसा ही है जैसे कि रोड टैक्स। जैसे आपको गाड़ी रोड पे चलानी है तो उसके लिए आपको रोड टैक्स देना होता है RTO को या गवर्नमेंट को, क्योंकि रोड तो उन्होंने ही बनाया है। वैसे ही आपको प्रोसेसिंग फ़ी उस कंपनी को देना है जिसका हम लोग प्रोक्योरमेंट पोर्टल यूज कर रहे हैं। तो जब प्रोक्योरमेंट पोर्टल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी देना होता है। NIC की मैक्सिमम साइटों पे प्रोसेसिंग फ़ी नील है, फिर भी अगर कुछ होता है तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो आपके पोर्टल पे दिख जाएगा। अब आपने टेंडर फी दे दिया, EMD दे दिया, प्रोसेसिंग फ़ी दे दिया। इसके बाद जैसे ही अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बिड है वो 2 बिड है या सिंगल बिड है। अगर 2 बिड हुआ मतलब कि टेक्निकल बिड अलग जानी है, प्राइस बिड अलग जानी है। तो आपके जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि आपका पैन कार्ड, फर्म का रजिस्ट्रेशन, GST सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड, ESIC, एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल डिटेल्स, वर्क ऑर्डर, टर्नओवर, ITR, ये सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा
NIT का कोई पार्ट है, एफिडेविट है, तो ये सारे के सारे आपके कहाँ पे जाएंगे, टेक्निकल डॉक्स इनवेलप में। आपने टेक्निकल डॉक इनवेलप को कंप्लीट किया, उसको अपलोड किया, उसके बाद आपको आएगा प्राइस बिड का पार्ट। प्राइस बिड में अब कई तरह के प्राइस बिड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो बायर हैं, यानी जिनको आप सर्विस दे रहे हैं, उनको परसेंटेज रेट में चाहिए। परसेंटेज रेट को हम यहाँ पे समझना जरूरी है। परसेंटेज रेट होता क्या है, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक बिल्डिंग बननी है और डिपार्टमेंट ने उसकी कीमत निर्धारित किया कि ये बिल्डिंग 1 करोड़ में बनना है। अब वो बिल्डिंग बनेगी तो जाहिर सी बात है उसमें आपके ईंट लगेंगे, सरिया लगेगी, सीमेंट लगेगा, कंक्रीट लगेगा, बहुत सारे अलग अलग आइटम लगेगा, तो हर आइटम का अलग अलग रेट होगा। तो डिपार्टमेंट ने तो हर आइटम का अलग अलग रेट करके टोटल वैल्यू निकाल दिया कि 1 CR में बनना है। लेकिन अब वो बिडर से चाह रहा है कि आप बताइए कि कितना में आप बना के देंगे। आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो इसको 1 करोड़ 10 लाख में देंगे, कोई बोलेगा नहीं 1 करोड़ 5 लाख में देंगे, या कोई बोलेगा कि मैं 95 लाख में दे दूंगा। तो डिपार्टमेंट का कंसर्न इसमें ये हो सकता है, या तो वो आपसे आइटम रेट पूछ ले या परसेंटेज रेट पूछ ले। वो आपके प्राइस बिड के टेम्पलेट में लिखा होगा कि ये टेंडर आपका आइटम रेट है या परसेंटेज रेट है। अगर परसेंटेज रेट है तो आपको केवल परसेंटेज कोट करना है। जैसा कि मान लीजिए इस काम को आप 1 करोड़ 10 लाख में करना चाहते हैं, तो आपको 10% एबव कोट करना है। मतलब 10% एबव का मतलब ये हो गया कि 1 करोड़ की वैल्यू थी, लेकिन उसको हमको 10% एबव अमाउंट चाहिए। सेम ऐसे ही अगर कोई आदमी बोलता है नहीं, हमें तो 1 करोड़ मिल जाए मैं कर दूंगा, तो उसको कोट करना होगा एट पार। एट पार मतलब 0, कोई ना इसमें इंक्रीमेंट है ना कोई डिस्क्रीमेंट है, मतलब कि जितनी वैल्यू डिपार्टमेंट ने तय किया है उसी रेट पे हम काम करने को तैयार हैं। अब इसमें कोई बिलो करना चाहता है, जैसे मान लीजिए आप 95 लाख में करना चाहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, 5% बिलो। मतलब कि डिपार्टमेंट ने तय किया 1 करोड़, आप उसको 95 में करने के लिए तैयार हैं, तो आप वहाँ पे 5% बिलो करके अपना प्राइस बिड जमा कर सकते हैं। अब आपका टेक्निकल इनवेलप जमा हो गया, प्राइस बिड जमा हो गया, आपने टेंडर डॉक्यूमेंट फी पहले ही जमा कर चुके हैं, उसके बाद EMD भी जमा कर चुके हैं। अब यहाँ पे टेंडर फिल करने के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। जब आपका टेंडर फिल हो गया, उसके बाद आपको फ्रीज करना होता है, सबमिट करना होता है। जैसे ही आप अपना टेंडर सबमिट करते हैं, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है और आपके मेल पे और मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है। जब तक आपके पास एक्नॉलेजमेंट ना हो या मोबाइल और मेल पे मैसेज ना हो, आप ये मान के चलिए कि आपका टेंडर सबमिट नहीं हुआ है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें, आपने टेक्निकल बिड अपलोड कर दिया, फाइनेंशियल बिड अपलोड कर दिया, अगर उसको आपने सबमिट या फ्रीज नहीं किया, तो आपका टेंडर जब ओपन करेगा, डिपार्टमेंट जब ओपन करेगा, तो उसमें आपका नाम नहीं होगा। फिर आप उस समय बोल सकते हैं कि मैंने तो सबमिट किया था, मैंने तो देखा था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक आपके पास रिसिप्ट ना आए, मान के चलिए आपका टेंडर सबमिट नहीं हुआ। अब जैसे ही आपका टेंडर सबमिट हो गया, आपका यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब फिर बायर, अब बायर ने आपको 25 मार्च का जैसे कि लास्ट डेट दिया था और ओपनिंग डेट उन्होंने दिया था 26। तो 26 को जब आपका टेंडर ओपन करेंगे, तो उसमें जो भी टेंडर कमेटी में या जो भी ओपनर एज अ डिसाइड हुआ होगा, उन लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर लगा करके लॉगिन करके उस बिड को ओपन करेंगे। ओपन करते ही उनके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि इसमें 3 लोग आए हैं, 4 लोग आए हैं, 5 लोग आए हैं। 5 लोग आ गए, उनकी वो लिस्ट तैयार कर दी, यानी टेंडर आपका ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद उसका इवोल्यूशन का प्रोसेस होगा। इवोल्यूशन मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है या जो भी आप डिपार्टमेंट ने चीज़ें मांगी थी, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। अगर उसमें कहीं कोई कमी होगी तो डिपार्टमेंट आपसे दोबारा क्यूरी भी कर सकता है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप क्यूरी का इंतजार ना करें, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो आपसे क्यूरी बिल्कुल नहीं मांगते हैं, वो फर्स्ट टाइम में ही फाइनल कर देते हैं। तो आप सारे डॉक्यूमेंट देख के सबमिट करें। लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो डिपार्टमेंट उस चीज़ को मांग सकते हैं। डिपार्टमेंट मांगा तो आपको उसको टेक्नो कमर्शियल क्यूरी सेगमेंट्स के अंदर जाकर के उसको अपलोड करना होता है। टेक्निकल बिड आपने सबमिट कर दिया था, डिपार्टमेंट ने टेंडर ओपन कर दिया, टेक्निकल इवोल्यूशन हो गया। जब टेक्निकल इवोल्यूशन हो गया, उसके बाद वो प्राइस बिड ओपनिंग कमेटी के पास फॉरवर्ड हो जाता है। फिर उसमें प्राइस बिड ओपन होता है। जैसे ही प्राइस बिड ओपन हुआ, उससे डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि ये सर्विस या ये वर्क हमको सबसे लोवेस्ट रेट में देने वाले कौन हैं। अब उसमें 2 तरीके के टेंडर होते हैं। कई बार टेंडर डिसाइड होता है L1 पे। L1 से मेरा मतलब है, जैसा भी आप देखे होंगे बहुत सारे, जब आपका टेंडर ओपन होता है, प्राइस बिड ओपन होता है, तो सामने लिखा होता है L1, L2। इसका क्या मतलब है? L1 का मतलब होता है लोवेस्ट वन, यानी अमॉन्ग जैसे 5 बिडर आए हैं तो उन 5 बिडर में सबसे रेट किसका कम है, तो जिसका सबसे कम होगा उसको हम L1 बोल देते हैं।
तो अब वो डिसाइड होगा कि टेंडर आपका जो है L1 को मिलने वाला है या H1 को मिलने वाला है, क्योंकि वो टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। जनरली जो वर्क होते हैं, जो सर्विस होती हैं, जो गुड्स होते हैं, वो L1 को दिए जाते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं कि H1 को भी देते हैं। वो स्पेसिफिक सर्विस या स्पेसिफिक आइटम या स्पेसिफिक वर्क होता है। तो अपने दिमाग में तो सबसे पहले आप टेंडर डॉक्यूमेंट जब भी पढ़ें तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें कि आपका टेंडर L1 के बेस पे डिसाइड होना है या H1 के बेस पे डिसाइड होना है। अगर L1 के बेस पे डिसाइड होना है तो आपको लोवेस्ट प्राइस कोट करनी है। अगर टेंडर आपका H1 के बेस पे डिसाइड होना है यानी हाईएस्ट वन, तो आपको टेंडर हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन उस चीज़ में आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपका प्रॉफिट उसमें इंक्लूड हो। ऐसा ना हो कि आपने टेंडर लेने के लिए आप कोई ऐसी वैल्यू कोट कर दें जो आपके लिए नुकसान हो, क्योंकि टेंडर कोट करना इस बात की गारंटी नहीं है कि टेंडर आपको मिलना ही चाहिए। आपका प्रॉफिट उसमें हो तब आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे टेंडर आपका डिसाइड हो गया, फाइनेंशियल कमेटी ने डिसाइड कर दिया कि टेंडर ओपन हो गया, L1 को दे रहे हैं, यहाँ पे उनका काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड जो होता है वो बाय पोस्ट, बाय मेल या हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। उसके बाद अब आपका प्रोसेस ये होता है कि आप एग्रीमेंट करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा ई प्रोक्यूरमेंट का जो चेन था, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बायर से। बायर ने सबसे पहले अपनी डिमांड जनरेट की, RFP तैयार किया, उसको प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पे पब्लिश किया। फिर जो आपका वेंडर थे, वेंडर ने क्या किया, उस टेंडर को सर्च किए, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पे लॉगिन किए, टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट किए। सबमिट करने के बाद फिर वो डिपार्टमेंट ने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आपका डिसाइड हो गया कि किसको काम मिलना है। उसके बाद अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, फिर आप काम करने लगते हैं। तो ये तो हमने एक पूरा ई प्रोक्यूरमेंट साइकिल को हमने बताया। अब ये सारी चीज़ें से आप वाकिफ़ होंगे, आप लोग इन सब सारी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे। मेरा मोटो ये है ये वीडियो बनाने का कि इससे जुड़ी हुई जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप समझ नहीं पाते हैं, एफिडेविट या फिर एनेक्चर या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उन सारी चीज़ों पे आगे के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके लिए अपने आप सुझाव नीचे मेंशन कर सकते हैं। और साथ में जो हमारे जो ट्रबल शूट आते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि आपका ब्राउजर सब साथ नहीं देता है, आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं, आप बार बार परेशान होते हैं, हेल्प डेस्क पे फ़ोन करते हैं, कॉल पिक नहीं होता है, फिर आप मेल करते हैं, फिर आपका टाइम अननेसेसरी जाया होता है। हमारा प्रयास ये है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जितनी भी तरह की समस्याएं आती हैं, ब्राउज़र से हो, लॉगिन से हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में हो, इंटरनेट कनेक्शन का हो। कई बार क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आप लॉगिन तो करते हैं लेकिन हर 10 सेकंड बाद आपका ब्राउज़र एक्सपायर हो जाता है। इन सारी चीज़ों पे आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।